चैप्टर 12 जॉनी फंटाने का संकेत पाकर नौकर ने सर झुकाया और विशाल डाइनिंग रूप से बाहर चला गया। आमतौर से उसका ये कर्लड बटलर सर नहीं झुकाता था, लेकिन इस समय क्योंकि जॉनी के साथ एक सुंदरी थी इसलिए उसने तनिक सर झुकाकर मित्रवत गुड बाय की थी। जॉनी के साथ शेरोन मूर थी। ये लड़की न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज से हॉलीवुड आई थी और एक पुराने बड़े निर्माता की फिल्म में छोटा सा रोल कर रही थी। जॉनी निर्माता जैक वॉल्ट्स की फिल्म में काम कर रहा था तब वह सेट पर आई थी। जॉनी ने उसकी जवानी, ताजगी, आकर्षण और वाक्पटुता से आकर्षित होकर तथा यौन दृष्टि से अपनी रुचि के अनुकूल पाकर उसे डिनर के लिए आमंत्रित कर दिया था। जॉनी द्वारा दिए जाने वाले शानदार डिनर सारे हॉलीवुड में मशहूर थे, इसलिए वह लड़की भी निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकी थी। जॉनी ने विभिन्न दुर्लभ शराबों के बाद शानदार डिनर कराया और उसे लेकर लंबे चौड़े लिविंग रूम में गया जिसकी कांच की दीवार से समुद्र साफ दिखाई देता था। जॉनी ने हाई फाई पर ऐसा फिट्जगेरल्ड के रिकॉर्ड रख दिए और शेरोन मूर से उसके विगत जीवन की बातें सुनने लगा। वे दोनों आराम से एक दूसरे से सटे सोफे पर बैठे थे। जॉनी ने उसके नर्म होठों पर हल्का मित्रतापूर्ण चुंबन लिया। पिक्चर विंडो से नौले शांत समुद्र पर पड़ती चांद की किरणों का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा था। तुम अपना कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं बजा रहे हो? शेरोन ने पूछा तो उसके स्वर में व्यंग्य का पुट पाकर जॉनी मुस्करा दिया, इसलिए कि मैं निरा फिल्मी मी नहीं हूँ। गड़ी मंडित सलाम करके शिकले लिए। मेरे लिए बजाओ या खुद ही इस तरह गाकर सुनाओ जैसे फिल्मों में गाते हो। शेरोन ने कहा, तो मैं भी पर्दे पर तुम्हारी हीरोइनों की तरह पिघलकर तुम पर न्यौछावर हो जाऊंगी। जॉनी बहुत जोरों से हंस पड़ा। अब से कुछ वर्ष पहले जब वो अपेक्षाकृत अधिक जवान था तो ऐसा ही किया करता था। परिणामस्वरूप लड़कियां भी सेक्सी दिखने और पिघलने का दिखावा करने की कोशिश करती थीं। उनकी आंखों में काल्पनिक जादुई कैमरे के सम्मुख होने की इच्छा तैरने लगती थी, लेकिन अब तो वह किसी लड़की के सम्मुख गाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। महीनों से उसने गाया ही नहीं था क्योंकि उसे अपनी आवाज पर विश्वास नहीं था। दूसरे हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता था कि गायक का स्वर आकर्षक और मधुर रूप में तब प्रकट होता था जब उसे साउंड टेक्निक द्वारा उभारा जाता था। अपने रिकॉर्ड भी वह इसी संकोचवश नहीं सुनता था क्योंकि जवानी में उसकी आवाज में मादकता और कशिश थी, जबकि अब वो खुद भी 35 पार करके स्थूल होता हुआ स्थूल गंजेपन की ओर बढ़ने लगा था। मेरी आवाज खराब हो गई है, जॉनी ने कहा, और ईमानदारी की बात तो यह है कि अपने रिकॉर्ड सुन सुनकर मैं ऊब गया है। दोनों ने अपना अपना ड्रिंक सिप किया। फिर शेरोन पूछ बैठी, मैंने सुना है कि इस फिल्म में तुमने कमाल का अभिनय किया है। क्या ये भी सच है कि यह भूमिका तुमने मुफ्त में की है? हाँ, केवल नामात्र के लिए थोड़ी सी रकम ली है। जॉनी ने उठकर दोनों खाली गिलासों में फिर से ब्रांडी भरी। शेरोन को सिगरेट देकर सुलगवा दी। वह सिगरेट के कश लेकर ब्रांडी सिप करने लगी। जॉनी फिर उसके पास बैठ गया। उसके अपने गिलास में शेरोन के गिलास से काफी ब्रांडी थी, क्योंकि स्वयं को गमनी के लिए उसे इसकी आवश्यकता थी। उसकी स्थिति आम प्रेमियों से भिन्न थी। लड़की की बजाय उसे स्वयं अपने आप को नशे में करना होता था, क्योंकि लड़की तो पर्याप्त रूप से तैयार रहती थी लेकिन वह स्वयं ही तैयार नहीं हो पाता था। पिछले 2 वर्षों से सहवास से पूर्व उसे नशे द्वारा ही स्वयं को कामोत्तेजित करना पड़ता था। जनात मादक लड़की के साथ एक रात गुजारकर, चंद दिन खिलाकर और अंत में महंगा उपहार देकर वह यथासंभव व नम्रतापूर्वक उससे पीछा छुड़ा लिया करता था। और वे लड़कियों हमेशा कह सकती थीं कि उन्होंने महान जॉनी के साथ मधुरतम समय गुजारा। काउच पर लेटा जॉनी ब्रांडी की गर्मी को अनुभव कर रहा था। उसका जी चाहा कि एला के रिकॉर्ड के साथ साथ वह भी गाए, लेकिन फिर किसी अपरिचित के सामने ऐसा करना भी असंभव सा प्रतीत हुआ। एक हाथ से ड्रिंक सिप करते हुए दूसरा हाथ उसने शेरोन की गोद में रख दिया, बिना किसी शर्म के, ठीक ऐसे भाव के जैसे कोई बच्चा इंद्रिया सुख की गर्मी पाना चाहता था। उसने हाथ से शेरोन का रेशमी लिबास ऊपर खिसका दिया। स्टिकिंग्स की सुनहरी जाली से ऊपर की दूधिया सफेद चिकनी जांघें बाहर झांकने लगी थीं।
इतने वर्षों तक अनेक औरतों को भोगने के बावजूद भी हमेशा की तरह इस दृश्य ने उसके समूचे शरीर को उत्तेजित कर दिया। इसका मतलब अब भी चमत्कार होता था, जॉनी ने सोचा, लेकिन यदि आवाज की तरह इसने भी धोखा दे दिया तब क्या होगा? अब वो तैयार था। ड्रिंक लंबी कॉकटेल मेज पर रखने के बाद उसने अपने शरीर को उसकी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, सहजता, नम्रता के भाव थे। चेष्टाओं में गंदी कामुकता न थी। उसने शेरोन के होठों को चूमा, फिर उसका हाथ उसके वक्षों को सहलाता हुआ जांघों की रेशमी त्वचा पर फिसलकर उन्हें उत्तेजित करने लगा। शेरोन के जवाबी चुंबन में गर्मी तो थी मगर उत्तेजना नहीं। ये बात जॉनी को पसंद भी थी। उसे ऐसी लड़कियों से नफरत थी जो छूने मात्र से, स्विच दबाते ही मोटर की भांति स्टार्ट होकर बिस्तर में उठापटक की चेष्टाएं करने लगती थीं। फिर जांघ पर फिसलता जॉनी का हाथ स्वभावानुसार अपने विशेष ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़कर जांघों के बीच की गहराई को प्यार से सहलाने लगा। लेकिन शेरोन पर इसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई। वो तनिक अलग खिसककर अपना ड्रिंक सिप करने लगी थी। जॉनी समझ गया कि यह शांत मगर निश्चित इनकार था। ऐसा भी कभी कभी होता था। अतः जॉनी ने भी अपना ड्रिंक उठाकर सिगरेट जला ली। ऐसी बात नहीं है जॉनी कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, शेरोन मधुर स्वर में बोली। तुम तो मुझे आशा से अधिक अच्छे लगे हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं जवान खूबसूरत लड़के द्वारा ही उत्तेजित हो पाती हूँ। तुम मेरा मतलब समझ गए ना? इसका मतलब मैं तुम्हें तैयार नहीं कर सका, जॉनी ने मुस्कराकर पूछा। वो किंचित व्यग्रतापूर्वक बोली, बात यह है कि जब तुम्हारे गानों का बोलबाला था तो मैं बहुत छोटी थी, और अब जबकि मैं युवा हुई हूँ तो तुम्हारे मेरे बीच एक पूरी बेजेनेशन का फासला है। मैं पाकीजगी का ढोंग करने वाली भी नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम फिल्म स्टार होते तो मैं एक सेकंड में ही निर्वस्त्र हो सकती थी। अब वो मुट्टुभाषी, वाकपटू और समझदार लड़की जॉनी को पहले जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। इस लड़की ने इसलिए सरमपन से इनकार किया था क्योंकि जॉनी फंटाने के साथ अपने शारीरिक संबंधों से फिल्म व्यवसाय में सहायता प्राप्त करना नहीं चाहती थी। वो लड़की एकदम साफ बात करने वाली थी। जॉनी को याद आया, ऐसे कुछ अवसर पहले भी आ चुके थे। कई लड़कियों ने, चाहे वे उसे पसंद करती थी या नहीं, लेकिन मस्तिष्क में उसके साथ हमबिस्तर होने का ख्याल लेकर आने के बावजूद भी उचित समय पर सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया था ताकि वह दोस्तों से बालिका अधिक तो खुद से ही यह डींग मार सके कि उसने महान जॉनी फंटाने को समर्पण से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अपनी आयु का एहसास करने के बाद उसे शेरोन पर गुस्सा जरा भी नहीं आया, लेकिन अब वो उसे पहले जितनी अच्छी नहीं लग रही थी। जॉनी ने संतुष्टि सी अनुभव करके ड्रिंक सिप किया और समुद्र की ओर देखने लगा। तुम नाराज तो नहीं हो, जॉनी? शेरोन ने पूछा। क्योंकि मैं हॉलीवुड में नई नई आई हूँ इसलिए यहाँ के रंग से ठीक से नहीं रंग सकी हूँ। नहीं, मैंने बुरा नहीं माना है, जॉनी मुस्कुराया और उसका स्कर्ट घुटनों तक खींचकर बोला। कभी कभी पुराने विचारों पर आधारित बातें भी अच्छी लगती हैं। एक और ड्रिंक तथा चंद ठंडे चुंबनों के आदान प्रदान के पश्चात जब वह जाने को तैयार हुई तो जॉनी पूछी, बैठा, क्या मैं तुम्हें कभी डिनर के लिए बुला सकता है? शेरोन ने एकदम स्पष्ट बात कही, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपना समय नष्ट करना और आखिर में निराश होना पसंद नहीं है। आज की शानदार शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी किसी दिन अपने बच्चों से कहूंगी कि मैंने एक शाम महान जॉनी फंटाने के साथ उसके घर बिल्कुल एकांत में गुजारी थी। जॉनी मुस्कुराया और उसे समर्पण से इनकार कर दिया था। फिर दोनों हंस दिए और शेरोन ने कहा, वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तब जॉनी करवट का सहारा लेकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी ऐसा लिख कर दे सकता हूँ। शेरोन ने सर हिलाकर अस्वीकार कर दिया तो बोला, यदि कोई तुम्हारी बात का विश्वास न करे तो मुझे फ़ोन कर देना, फिर मैं समझा दूंगा कि किस तरह सारे अपार्टमेंट में मैं पीछे लगा रहा, लेकिन तुमने अपना सम्मान बचा ही लिया। ओके। अंत में निर्दयता प्रदर्शित करके जॉनी ने बदला ले लिया। शेरोन का चेहरा उतर गया। वह समझ गई कि जॉनी का तात्पर्य था कि उसने ज्यादा कोशिश ही न की थी। जॉनी ने उसकी जीत की खुशी उससे छीन ली थी। अब वह सोचेगी कि जॉनी क्योंकि उसकी ओर अधिक आकर्षित नहीं हुआ था इसलिए वह जीत गई थी।
अगर अब किसी के सामने जॉनी फंटाने से अपनी मुलाकात की शेखी बघारेगी तो उसे ईमानदारी से कहना पड़ेगा कि जॉनी ने अधिक कोशिश भी नहीं की थी। किसी दिन अकेली बोरियत अनुभव करो तो फोन देना। जॉनी सहानुभूति जाते हुए बोला, यह जरूरी नहीं है कि हर परिचित लड़की के साथ मैं हमबिस्तर ही हूँ। उसके जाने के बाद जॉनी अकेला रह गया। सहसा उसे अपनी पहली वर्जीनिया याद आई। वह सीधी लेकिन आकर्षक इटालियन स्त्री थी, किंतु हॉलीवुड का कोई आदमी डींग नहीं मार सकता था कि उसका जॉनी फंटाने की पहली पत्नी से शारीरिक संबंध हुआ था। हाँ, लेकिन दूसरी पत्नी के बारे में तो कोई भी राह चलता ऐसा दावा कर सकता था। ये सोचकर जॉनी के मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। उसने रिसीवर उठा लिया और अपनी पहली पत्नी को फोन कर सूचना दे दी कि वह मिलने आ रहा था। जब वह बेवर्ली हिल्स स्थित अपने पुराने मकान पर पहुंचा तो कुछ क्षण कार में बैठा मकान को घूरता रहा। उसे याद आया उसके गॉड फादर ने कहा था कि वह जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। यदि तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो तो सब कुछ आसान था। मगर वह क्या चाहता था? उसकी खूबसूरत, आकर्षक और सुघड़ पहली पत्नी दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उसकी सभी अच्छाइयों के बावजूद भी जॉनी जानता था कि वह उसे प्यार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनका प्यार बहुत पुराना हो गया था। लेकिन मित्रतापूर्ण संबंध उनमें आज भी कायम थे। उसने जॉनी के लिए कॉफी बनाई। बातचीत के बीच जॉनी ने उसे बताया कि किस तरह आज एक लड़की उसे ठुकराकर चली गई। उसकी पत्नी जिनी ने पहले तो इसे मजाक समझा, मगर बाद में उस लड़की के प्रति नाराजगी दिखाते हुए बोली, वो अवश्य अपने अस्वीकार द्वारा तुम्हें अपनी तरफ अधिक आकर्षित करना चाहती होगी। जॉनी को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर ये देखकर उसे लगा कि जिनी वास्तव में उस लड़की से नाराज थी। नर्क में जाने दो, जॉनी बोला, मैं इन खुरापातों से ऊब गया है। मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब न तो मैं गा सकता हूँ और न ही पहले जैसा खूबसूरत रहा हूँ। ठीक है ना, अपनी तस्वीरों से तो तुम हमेशा सुंदर रहे। जिनी ने प्रेमपूर्वक कहा, अरे नहीं, मैं मोटा और गंजा होता जा रहा हूँ, और यदि यह फिल्म पिट गई तो मुझे कहीं खोमचा लगाना पड़ेगा, या फिर तुम्हें फिल्मों में प्रवेश दिलाना होगा। तुम तो अभी भी बहुत खूबसूरत हो। जॉनी जानता था कि अपनी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद भी जिनी 35 वर्ष से कम की न तो थी न हो लगती थी, और हॉलीवुड में लड़की की 35 साल की आयु 100 वर्ष की समझी जाती थी। ये बात उसने अपनी पहली पत्नी की चापलूसी के विचार से कही थी, क्योंकि औरतों को इस तरह खुश करना। जॉनी जागते हुए बोला, यह जरूरी नहीं है कि हर परिचित लड़की के साथ मैं हमबिस्तर ही हूँ। उसके जाने के बाद जॉनी अकेला रह गया। सहसा उसे अपनी पहली वर्जीनिया याद आई। वह सीधी लेकिन आकर्षक इटालियन स्त्री थी, किंतु हॉलीवुड का कोई आदमी डींग नहीं मार सकता था कि उसका जॉनी फंटाने की पहली पत्नी से शारीरिक संबंध हुआ था। हाँ, लेकिन दूसरी पत्नी के बारे में तो कोई भी राह चलता ऐसा दावा कर सकता था। ये सोचकर जॉनी के मुंह में कड़वाहट सी घुल गई। उसने रिसीवर उठा लिया और अपनी पहली पत्नी को फोन कर सूचना दे दी कि वह मिलने आ रहा था। जब वह बेवर्ली हिल्स स्थित अपने पुराने मकान पर पहुंचा तो कुछ क्षण कार में बैठा मकान को घूरता रहा। उसे याद आया उसके गॉड फादर ने कहा था कि वह जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। यदि तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो तो सब कुछ आसान था। मगर वह क्या चाहता था? उसकी खूबसूरत, आकर्षक और सुघड़ पहली पत्नी दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उसकी सभी अच्छाइयों के बावजूद भी जॉनी जानता था कि वह उसे प्यार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनका प्यार बहुत पुराना हो गया था। लेकिन मित्रतापूर्ण संबंध उनमें आज भी कायम थे। उसने जॉनी के लिए कॉफी बनाई। बातचीत के बीच जॉनी ने उसे बताया कि किस तरह आज एक लड़की उसे ठुकराकर चली गई। उसकी पत्नी जिनी ने पहले तो इसे मजाक समझा, मगर बाद में उस लड़की के प्रति नाराजगी दिखाते हुए बोली, वो अवश्य अपने अस्वीकार द्वारा तुम्हें अपनी तरफ अधिक आकर्षित करना चाहती होगी। जॉनी को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर ये देखकर उसे लगा कि जिनी वास्तव में उस लड़की से नाराज थी। नर्क में जाने दो, जॉनी बोला, मैं इन खुरापातों से ऊब गया है। मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब न तो मैं गा सकता हूँ और न ही पहले जैसा खूबसूरत रहा हूँ।
ठीक है ना, अपनी तस्वीरों से तो तुम हमेशा सुंदर रहे। जिनी ने प्रेमपूर्वक कहा। अरे नहीं, मैं मोटा और गंजा होता जा रहा हूँ। और यदि यह फिल्म पिट गई तो मुझे कहीं खोमचा लगाना पड़ेगा। या फिर तुम्हें फिल्मों में प्रवेश दिलाना होगा। तुम तो अभी भी बहुत खूबसूरत हो। जॉनी जानता था कि अपनी सुंदरता और आकर्षण के बावजूद भी जिनी 35 वर्ष से कम की न तो थी न हो लगती थी। और हॉलीवुड में लड़की की 35 साल की आयु 100 वर्ष की समझी जाती थी। ये बात उसने अपनी पहली पत्नी की चापलूसी के विचार से कही थी। क्योंकि औरतों को इस तरह खुश करना जॉनी का स्वभाव था। ऐसी बातें तो वह उन लड़कियों से भी कह देता था जो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक रात के लिए ही आती थीं। तुमने 12 वर्ष तक मुझे अभिनेत्री बनाए ही रखा था, भूल गए? जिनी दोस्ताना ढंग से मुस्कराए। फिर जॉनी की चिंतापूर्ण मुद्रा पर नजरें जमाकर सहानुभूतिपूर्वक पूछ, तुम्हारी आगामी फिल्म बढ़िया है। इससे तुम्हें भी फायदा होगा। हाँ, इससे मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। यदि अकादमी अवार्ड मुझे मिल जाता है और मैं होशियारी से काम करूँ तो गाना गाए बगैर भी टॉप क्लास स्टार बन सकता हूँ। उस स्थिति में मैं तुम्हें और बच्चों को भी अधिक धन दे सकता हूँ। हमें जो मिलता है वही पर्याप्त है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ अब अधिक समय बिताया करूँ। चाहे मैं कितनी दूर रहूं या चाहे जितना व्यस्त रहूं, मगर प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से आया करूंगा। और अगर हो सका तो एंड भी इन्हीं के साथ गुजारूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिनी भावहीनतापूर्वक बोली, तुम्हें इनका पिता बनाए रखने के कारण ही मैंने दूसरी शादी नहीं की। फिर कुछ देर मौन रहने के बाद बोली, तुम्हारे गॉडफादर ने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन वे किसी से फ़ोन पर बात नहीं करते। जॉनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या? कहा था उन्होंने, तुम्हारी सहायता करने के लिए ताकि तुम वापस अपने उच्च स्थान पर स्थापित हो सको। उनके कथनानुसार अब तुम्हें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनको तुम पर विश्वास हो। गॉडफादर बहुत अच्छे और महान हैं, फिर भी लोग खामख्वाह उनके बारे में भयानक बातें करते हैं। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फोनकर्ता टॉम हेगन था। उसने बताया कि गॉडफादर के कहने पर यह उसकी सहायता के लिए आ रहा था। इसलिए जॉनी कल सुबह 11 बजे लॉस एंजल्स में एयरपोर्ट पर मिले। लेकिन प्लेन से उतरने के बाद जॉनी स्वयं उसे रिसीव करने की अपेक्षा अपने किसी आदमी को उसके पास भेजे जो उसे जॉनी के पास ले आए। फोन पर बातचीत करने के पश्चात जॉनी ने जिनी से कहा, मेरे गॉडफादर मेरी सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने ही न जाने किस तिकड़म से इस फिल्म में मुझे रोल दिलाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वे कोई हस्तक्षेप न करें। तत्पश्चात थोड़ी देर और बात करने के बाद जिनी के आग्रह पर वह वहीं गेस्ट बेडरूम में सो गया। सुबह जब नाश्ते के बाद अपनी दोनों लड़कियों से मिलकर वापस लौटा तो उसके दिमाग में चिंता थी कि जब कुछ समय बाद उसकी किया युवा होंगी तो हॉलीवुड के दरिंदे इनके पीछे भी लग जाएंगे। ठीक 11 बजे अपने सेक्रेटरी सहित जॉनी एयरपोर्ट पर उपस्थित था। स्वयं तो कार में ही बैठा रहा, लेकिन सेक्रेटरी टॉम हेगन को रिसीव करने के लिए भेज दिया। सेक्रेटरी हेगन को उसके पास ले आया। दोनों में औपचारिक बातें हुई और कार द्वारा जॉनी के निवास स्थान पर पहुंच गए। लिविंग रूम के एकांत में हेगन ने कहा, तुम्हारे गॉडफादर ने तुम्हारे जिस काम के लिए मुझे भेजा है उसे मैं क्रिसमस से पहले ही पूरा कर लेना चाहता हूँ। फिल्म पूरी हो गई है, जॉनी ने जानकारी दी। भेजे हुए डायरेक्टर के कारण मेरे शॉट भी बेहतरीन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक्टिंग में उन्हें कटवाकर जैक वॉल्ट्स $1 करोड़ का रिस्क नहीं लेगा। अब तो सब कुछ इसी बात पर निर्भर है कि दर्शकों को मेरा अभिनय कितना पसंद आता है। यह अकादमी अवार्ड केवल फिल्मी स्टंट है या फिर इसका मिलना अभिनेता की सफलता के लिए आवश्यक है? हेगन ने पूछा। स्टंट नहीं है, टॉम, जॉनी ने जवाब दिया। यह अवार्ड कलाकार की जिंदगी 10 वर्ष और बढ़ा देता है क्योंकि पब्लिसिटी और प्रतिष्ठा का ये सर्वोत्तम माध्यम है। इस फिल्म में अपने अच्छे अभिनय के कारण इस बार अवार्ड मिटने की आशा तो मैंने भी लगाई है। तुम्हारे गॉडफादर के अनुसार इस समय के हालात देखते हुए तुम्हें अवार्ड मिलने का कोई चांस नहीं है। क्या बक रहे हो? जॉनी एकदम फटफड़ा। फिल्म प्रदर्शित होने की बात तो दूर है, अभी एडिट भी नहीं हुई है। और फिर डॉन का तो फिल्म व्यवसाय से जरा भी संबंध नहीं है।
हमारी सूचना के अनुसार जैक वॉल्ट्ज साम दाम दंड और भेद के द्वारा तुम्हें अवार्ड न मिलने देने की भरसक कोशिश कर रहा है। फिल्म को नुकसान पहुंचाने के अलावा वह सभी यत्न करेगा कि अवार्ड तुम्हारी बजाय एक दूसरे कलाकार को मिले। विस्की का गिलास एक बार में खाली करके जॉनी रोता सा बोला, तब तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन समस्या इतनी मुश्किल नहीं है। डॉन, जैक वॉल्ट्ज की सारी चालें बेकार कर देंगे। अवार्ड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन डॉन के विचारानुसार उससे भी तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं होंगी। वास्तव में वे जानना चाहे हैं कि तुम में प्रोड्यूसर बनने लायक बुद्धि, चातुर्य और साहस है। क्या तुम फिल्म का समूचा कार्यभार संभाल सकते हो? लेकिन मुझे अवार्ड किस तरह दिला सकते हैं? जॉनी ने अविश्वासपूर्वक पूछा। तुमने इस बात पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर लिया कि वॉल्ट्ज अगर चाहे तो अवार्ड दिला सकता है मगर गॉडफादर नहीं? हेगन ने रिक्त स्वर में कहा, सुनो, व्यावसायिक रूप से तुम्हारा विश्वास अर्जित करने के लिए जो कुछ मैं बताता हूँ उसे अपने तक ही सीमित रखना। तुम्हारे गॉडफादर हर तरह से जैक वॉल्ट्ज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और समर्थ हैं। फिल्म इंडस्ट्री की सभी लेबर यूनियनों पर जिन आदमियों का नियंत्रण है वे आदमी उनके नियंत्रण में हैं। इसी तरह अवार्ड के लिए वोट देने वाले आदमी भी उनकी मुट्ठी में हैं। हालांकि अवार्ड पाने के लिए तुम्हारी एक्टिंग भी बेहतरीन होनी अवश्य है। तुम्हारे गॉडफादर जैक वॉल्ट्ज की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। इन वोट देने वाले लोगों से वे धमकी या दबाव द्वारा काम नहीं लेंगे, बल्कि इसलिए वोट दिलाएंगे क्योंकि वे लोग खुद भी तुम्हें वोट देना चाहते हैं। लेकिन डॉन की दिलचस्पी के बिना नहीं। अच्छी तरह समझ लो कि वे तुम्हें अवार्ड दिला सकते हैं, और यदि वे नहीं दिलाएंगे तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। मुझमें प्रोड्यूसर बनने लायक बुद्धि, चातुर्य और साहस तो है, परंतु धन नहीं है। फिल्म बनाने के लिए लाखों डॉलरों की आवश्यकता होती है। जब तुम्हें अवार्ड मिल जाए, हेगन बोला, तब अपनी 3 फिल्में बनाने की योजना आरंभ कर देना। इंडस्ट्री के सर्वोत्तम आदमी रखना, टेक्नीशियन और टॉप क्लास कलाकारों को अपने काम के लिए चुनना। 3 से 5 फिल्मों की योजना बनाना। तुम पागल तो नहीं हो? इतनी फिल्मों के लिए कम से कम $4 करोड़ चाहिए। धन की आवश्यकता पड़ने पर मुझसे संपर्क स्थापित करना। मैं तुम्हें यहीं के कैलिफोर्निया के बैंक का नाम बता दूंगा। जिन शर्तों पर वे लोग दूसरों की फिल्में फाइनेंस करते हैं उन्हीं शर्तों पर तुम्हें धन देंगे। लेकिन पहले तुम्हें मुझको आवश्यक धन और योजनाओं की जानकारी देनी होगी। काफी देर शांत रहने के बाद जॉनी ने पूछा, कुछ और कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब है कि $4 करोड़ के कर्जे के बदले में क्या तुम्हें भी कुछ करना होगा? हेगन मुस्कुराया, हाँ, तुम्हें वही करना होगा जो डॉन तुमसे करने के लिए कहेंगे। यदि कोई गंभीर बात होगी तो डॉन स्वयं ही मुझसे कह देंगे। लेकिन तुम्हारे या सोनी के कहने से मानने वाला मैं नहीं हूँ। तुम समझ गए ना? हेगन को उसकी इस समझदारी पर आश्चर्य हुआ। इसका मतलब फांटाने में इतनी समझदारी थी कि डॉन क्योंकि उसे बेहद चाहते थे इसलिए कोई भी मूर्खतापूर्ण खतरनाक काम नहीं बताएंगे, जबकि सोनी शायद बता सकता था। मैं तुम्हें पुनः आश्वस्त किए देता हूँ, हेगन बोला, तुम्हारे गॉडफादर ने मुझे और सोनी को कठोर निर्देश दिए हैं कि तुम्हें किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं बताना है जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि पर जरा भी आंच आ सकती है, नहीं वे स्वयं ऐसा करेंगे। मेरा दावा है कि वे ऐसा ही काम बताएंगे जिसे उनके बताने से पहले भी तुम करने के लिए निसंकोच तैयार हो जाओगे। ओके, जॉनी मुस्कुराया। उन्हें तुम पर विश्वास है। वे जानते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, इसलिए उनका अनुमान है कि तुम्हारी फिल्में खूब धन कमाएंगी जिससे बैंक को काफी लाभ होगा और जिसका मतलब है कि उनको मोटी आय होगी। इसे ध्यान में रखना और औरतों के पीछे धन बर्बाद मत करना। तुम्हें धन दिलाने के लिए उन्हें स्वयं को इसमें फंसाना होगा। उन्हें कहना कि चिंता न करें। हेगन ने कहा, अब तुम अपने वकीलों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कराकर साइन कराने से पहले मुझे दिखा लेना, क्योंकि तुम्हारे सामने लेबर प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए फिल्म की योजना का बजट बनाते समय खर्चे की मद को काट देना। स्क्रिप्ट राइटर, कलाकार और संगीतकार आदि को एंगेज करने में भी क्या मुझे तुम्हारी स्वीकृति लेनी होगी? जॉनी ने पूछा। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है।
हाँ, अगर डॉन को किसी बात में आपत्ति होगी तो वे स्वयं तुमसे बातें कर लेंगे। गुड, जॉनी बोला, गॉड फादर को मेरी ओर से धन्यवाद दे देना। वे फोन पर बात ही नहीं करते हैं वरना मैं स्वयं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वे फोन पर बातें क्यों नहीं करते हैं हेगन? इसलिए कि वे अपनी आवाज को टेप होने देने का अवसर देना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि उनकी बातों के टुकड़े जोड़ जोड़कर शासक वर्ग उनका ऐसा कथन तैयार कर सकता है जिससे उन्हें किसी झूठे जाल में फंसाया जा सकता है। यही कारण है कि बहुत आवश्यक होने पर भी वे कभी कभी ही फोन पर बातें करते। उसके बाद जॉनी की कार द्वारा एयरपोर्ट जाता हुआ हेगन सोच रहा था कि जॉनी ने अपनी बुद्धिमानी का थोड़ा सा आभास तो दे दिया है लेकिन अधिक कब देगा और डॉन के कथनानुसार कब कार्य कर सकेगा। क्या जॉनी में इतनी योग्यता थी कि बिना बताए डॉन की इच्छा को समझ सके? पाए टॉम हेगन को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद पुनः जिनी के घर लौटते हुए जॉनी ने सोचा कि अब तक वो फिल्म प्रोड्यूस करेगा और डॉन के धन तथा अपनी बुद्धि के दम पर फिर से हॉलीवुड का शहंशाह बन जाएगा। जिनी द्वारा तैयार की गई कॉफी पीने के बाद उसने जैक वॉल्ट्स की फिल्म के स्टोरी राइटर को न्यूयॉर्क में फ़ोन किया। जैक वॉल्ट्स ने उस लेखक के विख्यात उपन्यास की समुचित कीमत उसे नहीं दी थी, इसलिए जॉनी द्वारा अपने नए उपन्यास पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखते हुए उसने तुरंत स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही पांडुलिपियां भेजने का वादा कर लिया। फिर उसने अपनी हाल में समाप्त हुई फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन को उनकी कुशलता और सहयोग को धन्यवाद दिया। अंत में जैक वॉल्ट्स को भी फ़ोन करके फिल्म में रोल देने के लिए उसका भी आभार व्यक्त किया और फिर सिगार सुलगाकर अपने विगत जीवन की यादों में खोने लगा। आरंभ में वह एक घूमने वाले बैंड के साथ गाने का काम करता था, फिर रेडियो सिंगर और स्टेज आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद फिल्मों में आकर यहाँ भी अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। फिर वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था, सुंदर स्त्रियों के पीछे भागने के कारण और अपनी आवाज़ खराब हो जाने के कारण। कोनी कार्लोन की शादी में उसने एक लंबे अरसे के बाद अपने बचपन के मित्र नीनो के साथ कुछ गीत गाए थे, उसी नीनो वेलेंटी के साथ जिसके साथ वह किशोरावस्था में भी गाया करता था। फिर डॉन की सहायता और अपनी आवाज़ के आधार पर जॉनी तो आगे बढ़ता चला गया था लेकिन नीनो गाना छोड़कर ट्रक ड्राइवर बन गया था। अचानक उसे ध्यान आया कि डॉन कार्लोन को सबसे ज़्यादा किस तरह खुश किया जा सकता था। उसने रिसीवर उठाकर नीनो से न्यूयॉर्क में संबंध स्थापित किया। नीनो की हमेशा की तरह नशे में डूबी आवाज़ सुनकर जॉनी बोला, "हाय नीनो, क्या तुम मेरे पास आकर काम करना पसंद करोगे? मुझे एक विश्वसनीय साथी की आवश्यकता है।" "अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जॉनी," नीनो ने मजाक में उत्तर दिया। "यहाँ ट्रक पर अच्छी नौकरी करता हूँ, हाईवे की घरेलू औरतों से शारीरिक सुख प्राप्त करता हूँ और $150 साप्ताहिक तनख्वाह पाता हूँ। तुम क्या दोगे?" शुरुआत में $500 साप्ताहिक तनख्वाह के अलावा फिल्म अभिनेत्रियों का पूरा सान्निध्य और अपनी पार्टियों में गाने के अवसर। "ठीक है, मैं सोचूंगा," अपने वकील, अकाउंटेंट और ट्रक के हेल्पर से परामर्श करके उत्तर दे दूंगा, नीनो ने उत्तर दिया। "मजाक छोड़ो नीनो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। कल सुबह के प्लेन से तुम यहाँ आकर $500 प्रति सप्ताह की तनख्वाह पर मुझसे 1 वर्ष का अनुबंध कर लो। फिर यदि तुम मेरी किसी प्रेमिका को ले उड़े तो मैं तुम्हारी नौकरी से तो निकाल दूंगा, मगर 1 साल की तनख्वाह फिर भी मिलेगी।" "ओह के नहीं, मैं पूरी तरह गंभीर हैं," जॉनी बोला। "तुम न्यूयॉर्क स्थित मेरे एजेंट के ऑफिस में जाना, वो तुम्हें प्लेन का टिकट और कुछ कैश धन दे देगा, फिर सीधे मेरे पास आ जाना।" लंबी खामोशी के बाद नीनो ने नशे से मुक्त लेकिन अनिश्चित एवं पराजित स्वर में कह दिया, "ओ के जॉनी।" जॉनी ने रिसीवर यथास्थान रख दिया और एक लंबे अरसे के बाद पहली बार राहत अनुभव की।